हाय एवरीवन। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैं कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आता ही रहता हूँ जिससे आपको सारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, सारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि सारे को मद्देनज़र देखते हुए आज मैं सुप्रीम कोर्ट लाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। और आज ऐसे टॉपिक लाया हूँ कि यूट्यूब के इतिहास में ऐसा हिस्ट्री में कोई भी आप वीडियो नहीं देखिएगा। मैं ये वीडियो सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही है, लेकिन जो जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और वो हिस्टोरिकल फैसला, उस सारे को मैं कलेक्ट करके एक पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों के बीच लाया हूँ। और पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि कैसा क्या क्या ऐसा डिसीजन, ऐसा फैसला दिया जिससे भारत की इतिहास में एक भूचाल सी छा गया। तो चलिए हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, चलिए अगर हम फ्रेंड्स अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए, क्वालिफ़िकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज यानी कि आर्टिकल की बात करें 124 थर्ड में कॉलम यानी कि थर्ड में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स डेट फॉर अपॉइंटमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पर्सन मस्ट बी ही। पहला बात करें ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि वो पहला भारत की नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात करें बी में हैज़ बीन जज ऑफ एनी हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर यानी कि किसी भी हाई कोर्ट की 5 साल के कम से कम जज रहना चाहिए। फिर थर्ड की बात करें हैज़ बीन ए एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स ऑफ इज द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड डिस्गाइस्ड जूरिस्ट। देखिए, फिर अगर हम थर्ड अगर बात करें थर्ड कंडीशन की, तो कराए किसी भी एडवोकेट यानी कि हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो जो 10 साल हुआ हो, वो ये इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर बात करें देयर इज़ नो फिक्स टेन्योर ऑफ सर्विस फॉर ए जज यानी कि जज का कोई फिक्स टेन्योर सर्विस नहीं होता। ही कंटिन्यू इन सर्विस टिल द कंप्लीशन ऑफ 65 ईयर एज। फ्रेंड्स, वो अपने जॉब को यानी कि सर्विस को कंटिन्यू रख सकते हैं 65 ईयर एज तक। इसका कोई टेन्योर नहीं रहता है। देखिए, आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में आपको बता दिया। अब चलिए मैं इस सुप्रीम कोर्ट को इम्पोर्टेंट यानी कि जो जजमेंट दिए थे उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, चाहे वो गोलकनाथ केस हो, चाहे वो यानी कि ट्रिपल तलाक पे हो, या केशवानंद भारती के हो। सारे मैं एक एक केस को डिस्कस करूंगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसे वीडियो को देखें और बिना स्किप किए देखिए, ताकि आपको आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में इससे नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा अगर एमसीक्यू आए इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ हेडिंग से देखिए 25 मोस्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। पहला बात करें तो एक के गोपालन केस 1950 की बात है, जिस समय हाल ही में देश ने आज़ाद हुआ था 1947 में, और ए के गोपालन केस सुप्रीम कोर्ट में गया। पहले बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक भी बोला जाता है। यदि आपकी फंडामेंटल राइट को वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो देखिए, ए के गोपालन केस के बारे में बात करें तो एसी कॉन्टेस्ट डेट देयर वाज नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इंश्योर्ड in Article 13, 19, 21 and 22 under the provision of Preventive Detention Act if the detention was as per the procedure established by law. Here the Supreme Court took narrow view of Article 21। ये कह रहा है कि गोपालन केस में जो था फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ था, जिसमें आर्टिकल 13 जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ बोलते हैं बताता है, आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू एक्सप्रेशन यानी कि इसमें 6 अधिकार आपको दिया गया है, जिसमें आप किसी भी मूव ट्रेवल कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरा, बिजनेस व्यापार। इस प्रकार से 21 की बात करें राइट टू लाइफ यानी कि राइट टू लाइफ जीने का अधिकार। 22 बात करें तो आप जानते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी कि इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को रखा है। इफ़ द डिटेंशन वाज एज पर द प्रोसीड्यूसर एस्टेब्लिश बाई लॉ यानी कि लॉ के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया जाता है। देयर द सुप्रीम कोर्ट टू नैरो व्यू ऑफ आर्टिकल 21। फिर बात करें नेक्स्ट संगरी प्रसाद केस की बात करें, ये 51 यानी कि 1951 की केस है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन इस पर आ चुकी है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। दिस केस डिलेट
विथ द अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि द फर्स्ट अमेंडमेंट वैलिडिटी वाज चैलेंज, यानी कि इस केस में डेल्ट द अमेंडमिटी, यानी कि संशोधन जो फंडामेंटल राइट का हुआ था फर्स्ट 1951 में संघवी प्रसाद केस के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट कंटेंड द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड अंडर द आर्टिकल 368 एल्सो, यानी कि आर्टिकल 368 के द्वारा, यानी कि हमारे आर्टिकल में यानी अनुच्छेद में 368 जो है जो फंडामेंटल राइट का यानी किसी भी आर्टिकल का संशोधन करते हैं। एल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट ग्रांटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करें बेरोबरी यूनियन केस 1960, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस केस वाज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट पावर टू ट्रांसफ़र द टेरिटरी ऑफ बेरोबरी टू पाकिस्तान। द सुप्रीम कोर्ट examined Article 3 in detail and held that Parliament cannot make law under this article in order executed the Nehru non-agreement hence, यानी कि बेरोबरी केस की बात करें, दिस केस वाज रिगार्डिंग पार्लियामेंट पावर, यानी कि पार्लियामेंट पावर से यह था ट्रांसफ़र टू द टेरिटरी, यानी कि सीमा विवाद के था ट्रांसफ़र टेरिटरी के दी बेरोबरी टू पाकिस्तान। द सुप्रीम कोर्ट एक्समाइन आर्टिकल 3, जानते हैं आप आर्टिकल 3 जो यूनियन टेरिटरी जो होता है किसी यानी कि राज्य का, इससे रिलेटेड है। डिटेल हेल्ड द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉ। फिर बात करें नेक्स्ट की, तो केशवानंद भारती केस। फ्रेंड्स आप जानते हैं इतिहास का एक फंडामेंटल राइट की बात करें तो केशवानंद भारती केस से ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ निकल कर आया था। और जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर लॉ वो है कि किसी पावर को किसी ऐसे में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं जिससे मूल ढांचा को उसमें कोलैप्स करे, जैसे बहुत सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट में है। आप इसी से निकल के आया था बेसिक स्ट्रक्चर लॉ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़मीन का एक बिल लैंड रिफॉर्म लाए थे, तो इसमें केशवानंद भारती का बहुत सारा ज़मीन इसमें आ गया जो सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट को यानी कि चैलेंज किए, राइट टू प्रॉपर्टी को। चलिए आपको यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी 31 जो है जिसे बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 300 ए में रखा गया है। इसी केस के दौरान इसको मूव कर दिया गया और फंडामेंटल यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को कानूनी अधिकार यानी कि उसको फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में रखा गया। अगर ये बात करें तो दिस जजमेंट डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ को बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन इसी में आया था। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल्थो नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट एज बियॉन्ड द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी एब्रोड इवन बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा होता है उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। दिस इज बेसिक इन इंडियन लॉ in which the judiciary can strike down any amendment passed by parliament that in the conflict the basic structure of the constitutions। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि केशवानंद भारती केस के किस तरह से फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन हुआ था और जो जजमेंट था आपको पढ़ के बता दिया हूँ। 1973 का ये केस है जिसे ठीक है। फिर हम बात करें नेक्स्ट की इंदिरा नेहरू गांधी वी राज नारायण केस। ये बात है 1975 की। क्या रहा है, द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, यानी कि संविधान का मूल ढांचा, स्ट्राइक डाउन कॉलम 4 आर्टिकल 329A विच वाज इंसर्टेड बाय द 39th अमेंडमेंट, यानी कि 39वां संशोधन के 1975 में, ग्राउंड डेट इट वाज बियॉन्ड द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर एज डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, यानी कि 39वां अमेंडमेंट के द्वारा 1975 में बियॉन्ड वाज द पार्लियामेंट अमेंड, यानी कि पार्लियामेंट में अमेंड कर गया और पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ को। फिर बात करते हैं मेनका गांधी केस। ये था 1978 की बात है। द मेन इशू इन दिस केस वाज वेदर द राइट टू गो अब्रोड ए पार्ट ऑफ द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, यानी कि इसका मेन पार्ट था पर्सनल लिबर्टी का अंडर द आर्टिकल 21,
यानी कि 21 जो है उसमें पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तित्व की स्वतंत्रता। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द इंक्लूड इन राइट टू पर्सनल लिबर्टी द सुप्रीम कोर्ट also ruled that mere existence and enabling law was not enough the restraint personal liberty, a law must also be just for reasonable। ठीक है, यानी कि मेनका गांधी केस में जो मेनका गांधी केस की बात करें तो ये पर्सनल लिबर्टी यानी कि आर्टिकल 21 से सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला आया था। अब मिनर्वा मिल ये भी बहुत सारा चर्चित में रहा, क्यों रहा देखिए। दिस केस अगेन स्ट्रेंथिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन के सिद्धांत की। द जजमेंट्स स्टेक डाउन टू चेंज मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडमेंट, यानी कि 42nd अमेंडमेंट 1976 टू क्लियर द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लॉ जजमेंट में क्लियर डेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नोट पार्लियामेंट इन सुप्रीम। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। गोलकनाथ मिनर्वा मिल 1980 केस का क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर लॉ के था। 42nd अमेंडमेंट 1976 से डिक्लेयर किया गया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉ का वायलेशन का। फिर वोमन राव केस, द सुप्रीम कोर्ट अगेन retired the basic structure doctrine. It also drew line of the demarcation April 24th 1973 date of Keshwanand Bharati judgment and held that should be applied retrospectively to deepen the validity of the amendment of constitution which। फिर बात करें 1985 की, ये बहुत सारा हिस्टोरिकल अभी 2019 में जो आपका इसका फैसला आया था, सायरा बानो बेगम केस। देखिए ये क्या है, इसको बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। ये जुड़ा हुआ है, देखिए ठीक है, आपको नीचे स्क्रिप्ट करके बता दूँ। तो चलिए आपको बैकग्राउंड इसके बारे में बताता हूँ। सायरा बानो केस वही केस है जो ट्रिपल तलाक अभी 2019 में फैसला आया था। ट्रिपल तलाक क्या है, ये मुस्लिम पर्सनल यानी कि मुस्लिम जो है वो शरीयत के अनुसार यानी कि शरिया के अनुसार चलता है, उसका अपना लॉ है। 1947 से ट्रिपल तलाक जो लीगल था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जुड़ा और तब जाके सायरा बानो ने 1985 में एक केस डाला सुप्रीम कोर्ट में कि फंडामेंटल राइट से उसका राइट का अधिकार का वायलेशन होता है ट्रिपल तलाक से। यानी कि किसी व्यक्ति की यानी कि फंडामेंटल राइट में कहा गया है कि किसी को स्वतंत्र होकर अपने रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जी सकता है, और वो कोई भी अगर उसके अधिकार को वायलेशन हो तो वही ट्रिपल तलाक से उसको 3 बार तलाक देके उसको लाइफ को शायद बहुत चैलेंज होता था। और ट्रिपल तलाक जो पर्सनल लिबर्टी लॉ जो है, पर्सनल लॉ जो मुस्लिम का है, देखिए पढ़ देता हूँ ऊपर। माइलस्टोन केस फॉर द मुस्लिम वुमेन्स फाइट राइट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हेल्ड राइट टू एलुमाई ऑफ मुस्लिम वुमेन said that code of criminal procedure, ठीक है, 1973 is applied the citizens of। तो माइलस्टोन फॉर मुस्लिम वुमेन फाइट फॉर SC upheld the right alimony for Muslim women and said that code of criminal procedure 1973 is applicable to all citizens irrespective of their religion, यानी कि उसके धर्म का। This seat of political controversy and government of the day overturned this judgment by passing the Muslim Women Protect Divorce Act 1986, according to which alimony need the give the only duration immediate period in 10 मुस्लिम पर्सनल लॉ। यानी कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को जो ट्रिपल तलाक को चैलेंज किया सायरा बानो केस ने डालकर, और तब से चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि जजमेंट इसका 2019 में आया था तो क्या आया। चलिए फिर नेक्स्ट की बात करें, इंदिरा स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि 1992 की बात है। SC एक्समाइन द स्कोप एक्सटेंड ऑफ आर्टिकल 64 के 16 के 4 की बात कर रहा है, विच प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ जॉब इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इट अफेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 27% रिजर्वेशन फॉर OBC एंड सर्टेन कंडीशन लाइक क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, टोटल रिजर्वेशन कोटा शुड नोट फिक्स 50%। यानी कि मंडल कमीशन का जो बना था 27% जो रिजर्वेशन OBC को, इसे यानी कि 16 के 4 में ये मेंशन किया गया था, उससे जुड़ा हुआ है इंदिरा स्वामी अपील यूनियन केस 90। अभी आपको एग्जाम में कैसे इस पर आ सकता है क्वेश्चन पूछेगा, इंदिरा स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया
केस के बारे में, तो आपको ये 27% यानी कि आर्टिकल 4 जो अफसर का अधिकार है ना, एम्प्लॉयमेंट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, 16 आर्टिकल उससे है जुड़ा हुआ, और 27% ओबीसी को आरक्षण की बात इसमें की गई है इंदिरा स्वामी एंड इस फैसला पे। फिर एससी बोमराई केस की बात करें, दी इन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ट्राई टू कर्ब ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन द स्टेट। ठीक है, अगर एससी बोमई केस की बात करें तो आप इतना पढ़ लीजिए, जिससे ध्यान में रखिएगा और आप लगाइएगा इन द जजमेंट, यानी कि 356 जो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है उससे है, उसका मिस यूज से जुड़ा हुआ है। ट्रिपल तलाक यानी कि जजमेंट 2016 की बात करें, दिस आउटलैंड द बैकवर्ड प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक विच परमिटेड मुस्लिम मेन यूनिलेटरली एंड देयर मैरिज बाई यूटरिंग द वर्ड तलाक 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार तलाक बोलता है, विदाउट मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर, बिना किसी कारण के बताए 3 बार तलाक फॉर मेंटेनेंस ऑफ एलोमिनेट द बिल ट्रिपल तलाक 2019 से इसको इलीगल घोषित कर दिया गया। राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 21 की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी, द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि राइट टू प्राइवेसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे उसे प्रोटेक्ट करती है। रिपेलिंग द सेक्शन 3 देखिए 377, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड सेक्शन 377 ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार क्रिमिनलाइज कॉन्सिक्यूशल सेक्सुअल एंड कंडक्ट बिटवीन द एडल्ट ऑफ द सेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात सोमनाथ के बात करें, आंध्र प्रदेश की केस था, जजमेंट न्यूलिफाइड द मीनिंगलेस गारंटी बाय द आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन द शेड्यूल एरिया एंड आस्क टू स्टॉप ऑल माइनिंग ऑपरेशन। इट डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट लैंड, ट्राइबल लैंड एंड गवर्नमेंट लैंड इन शेड्यूल एरिया could not be leased to private company not tribal for industrial operation. Such activity in only permissible to the government undertaking and tribal peoples यानी जनजातीय से जुड़ा हुआ जो केस था, इस जजमेंट पे न्यूलिफाई किया। ऑल द माइनिंग लीजर गारंटेड बाय द आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन द शेड्यूल एरिया, यानी कि अनुसूचित जो एरिया शेड्यूल एरिया होता है ना, उसमें आस्क द स्टॉप माइनिंग ऑपरेशन, और डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट लैंड यानी कि वन विभाग का जो भूमि था, ट्राइबल लैंड जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट लैंड शेड्यूल एरिया कुड बी नॉट लीज्ड टू, यानी कि लीज पर देने की जो बात होता था शेड्यूल एरिया के, वो जुड़ा हुआ इससे, आप देख लीजिए सोमनाथ केस को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आपको इतने जो इम्पोर्टेंट जो था, देखिए आपको जो सोमनाथ केस से जुड़ा हुआ है क्या क्या आपको पॉइंट इसमें याद रखना है, देख लिए है। जो लीज पे जनजातीय शेड्यूल एरिया को ज़मीन को देना था वो जुड़ा हुआ है, 1997 की केस है। इस प्रकार से देखिए जो भी था इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको मैं एक्सप्लेन करके उसके बारे में बताया हूँ, सब कुछ लिख दिया था, एक्सप्लेन इसमें लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से 2 बार 3 बार देखिए और समझ लीजिए, और आने वाले में इसी से आता रहता है। जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट से आपको फैसला डिसीजन आता है, कोई भी जजमेंट, तो इसी से आता है, यही इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कोई नहीं है। तो बहुत जजमेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही सब है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।